हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। फाइनली आपने अगर मेरी कई सारे शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं नेपाल ट्रिप के, आप उनको ज़रूर विज़िट करिए। फाइनली हमने भी कई सारे रील स्क्रॉल किए और यही समझ में आया कि भाई विदेश जाना है तो नेपाल जाओ, जहां आपका ना कोई वीज़ा लगता है, न ही आपको किसी तरीके की बहुत झंझट होती है जाने में। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी गाड़ी लेके बहुत ही ईजिली जा सकते हो। इनका पासेस वगैरह बहुत ईजिली आपको बन जाएगा, जिसका कि प्रोसेस ऑनलाइन हो गया अब। और ये नेपाल सीरीज़ की मैं फुल वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि हम कहाँ से कैसे गए, कहाँ क्या हमने परमिट बनवाए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरे फुल लेंथ वीडियो में सब मिलेगा। इस जर्नी के लिए हमारी जो गाड़ी रहेगी वो टाटा टियागो, जो कि आप जानते हो एक छोटी हैचबैक गाड़ी है, बट इसमें कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस गाड़ी से हमने काफ़ी सफ़र किया हुआ है, जैसे कि आपका अयोध्या राम मंदिर, मैहर देवी और राजगीर वगैरह की तरफ हम गए हुए हैं, देवघर गए हुए हैं। इस जर्नी में मेरे साथ मेरे मम्मी पापा रहेंगे और मेरे दोनों भाई। बेसिकली इस जर्नी का पूरा प्लान पशुपतिनाथ का पूरा दर्शन का मन मेरे पापा का काफ़ी टाइम से था, तो हमने इस प्लान में थोड़ा और इन्हेंस किया है। वो आपको इन वीडियोज़ में और अपकमिंग वीडियोज़ में सारा हम बताएँगे। बेसिकली हमारा प्लान ये है कि हम पहले यहाँ से पशुपतिनाथ जाएँगे और पोखरा के लिए अगर हमारे पास टाइम बचता है तो देन हम वहाँ से मुक्तिनाथ का भी सोचेंगे। बट हमारे दिमाग में ये है कि हम अभी 4 दिन का अप्रॉक्स आपके परमिट को बनवाते हैं और आरटीओ पास लेते हैं। और भंसार को एग्ज़िट आपको कराना बहुत ही नेसेसरी है। जब भी आपका ये जैसे आपने 4 दिन का लिया हुआ है, तो चौथे दिन तक हमें इसको एग्ज़िट कराना पड़ेगा। अगर एग्ज़िट नहीं कराते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी भारी पेनल्टी है। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए थे बनारस से। थोड़ी देर में हम बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये रहा वहाँ का गेट जहाँ से आपको एंट्री लेनी है। यहीं पे आपके सारे लगेज का चेकिंग होगा, उसके बाद ही आपको दूसरी तरफ छोड़ा जाए। हमारे लेफ्ट में आप ये देख रहे हो भंसार ऑफिस। यहाँ आने से पहले ही आप ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भर के रखें, सो दैट यहाँ आपका पूरा समय बच जाएगा। लिंक मैंने ऑलरेडी अटैच किया हुआ, आप इसको देख सकते हो। और सबसे पहला काम, आप अपने इंडियन रुपीज़ को एनपीआर में ज़रूर कन्वर्ट करा लें। ये रहे कई सारे यहाँ पे मनी एक्सचेंज आपको मिल जाएंगे। हमने 4 दिन का भंसार बनवाया है, जिसमें पर डे का जो चार्ज है आपका 600 एनपीआर, और इसका जो आरटीओ चार्ज है वो 300 एनपीआर पर डे। आप की सिम ले सकते हैं। और नेटवर्क से कनेक्ट रहने के लिए हमने एन सेल की सिम ली है, जो कि 500 एनपीआर का हमें पड़ा है। 1 वीक की इसकी वैलिडिटी है। लगभग 10:30 बजे तक हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था और यहीं पे हमने खाना भी खा लिया। इस सफ़र के लिए हमारा जो रूट रहने वाला है वो है आपका सोनौली से रामनगर, रामनगर से डुमकी बास और उसके बाद गेंडाकोट। गेंडाकोट से आपके 2 मेन रास्ते हैं। एक मुगलिंग से होते हुए आप काठमांडू जा सकते हैं, दूसरा भरतपुर हितौड़ा से होते हुए आप काठमांडू जा सकते हैं। हमारा जो रूट है, हम मुगलिंग से होते हुए काठमांडू की तरफ जा रहे हैं। अगर आप नए ड्राइवर हैं तो आप भी इसी रूट को चूज़ करिए, क्योंकि भरतपुर से हितौड़ा का रास्ता तो अच्छा है, बट हितौड़ा के बाद जो आप काठमांडू जाते हैं तो वो रास्ता काफ़ी घुमावदार है। हमें चलते हुए लगभग अभी 1.5 घंटे बीत गए हैं। अभी हम डुमकी बास के अप्रॉक्स पहुंचने वाले हैं। और यहाँ की काफ़ी अच्छी चीज़ एक लगी, हर तरफ कंस्ट्रक्शन। आने वाले समय पे आपको रास्ते काफ़ी बेहतर मिलेंगे। आप भी इन सीन्स को एंजॉय करिए। और ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों में हमारी एंट्री धीरे धीरे शुरू हो रही है। इधर रोड काफ़ी अच्छे हैं, ऊपर तक बने हुए हैं बिल्कुल। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से तो जा ही सकते हैं। अगर इन केस कोई अपनी गाड़ी से नहीं जा रहा है तो यहाँ पे भी इनके प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है। टैक्सीज चलती हैं, बसेस चलती हैं। आप भी रास्ते में कई सारी बसेस अभी आपको दिखेंगी। भैरहवा से ही आपको सारी बसेस मिल जाती हैं। इन केस अगर आपको वहाँ से पोखरा जाना है तो बुटवल होते हुए आपको वहाँ की भी बसेस मिल जाएंगी, और काठमांडू जाने के लिए भी आपको वहीं से बस मिल जाएगी। क्या बेहतरीन व्यू है। लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ हम पेड़ों से घिरे हुए हैं, बीच में इतना प्यारा सा रास्ता। सफ़र जैसे लग रहा है कि यूं ही चलता चला जाएगा। आप भी इंजॉय करो इस मोमेंट को।
हमने सोचा कि काठमांडू का वेदर देख लेते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता और किलोमीटर देख लेते कि कितना टाइम लगेगा। बट गूगल मैप और वेदर दोनों ही यहाँ पे काम नहीं आते हैं। तो आप अपना समय एक्स्ट्रा लेके चलें और सेफली गाड़ी को चलाइए। अभी दिन के लगभग 1 बज रहे हैं और ये देखो आप कितना बढ़िया रोड है, 4 लेन। पहाड़ों पे ऐसे रोड रहे तो चलाने में गाड़ी अलग ही मज़ा आता है। आप रास्ते को एंजॉय करिए। तभी थोड़े देर में अभी एक हमारा बहुत ही प्यारा सा मंदिर आएगा, शाश्वत धाम। अभी दिन के लगभग 1:10 हो रहे हैं और हम आ गए हैं शाश्वत धाम पे, जो कि देवचूली में है। ये सोनौली से लगभग 90-95 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से अभी भी काठमांडू 170 किलोमीटर की दूर पे है। अब हम इंटर कर गए गेंडाकोट के एरिया में और यहाँ से आपको जो मैंने बताया हुआ था कि 2 रास्ते जाएंगे काठमांडू के लिए। ये देखो आप यहाँ की नारायणी नदी। एक तो हम मोगलिंग होते हुए जाएंगे, दूसरा भरतपुर से जो काठमांडू जाता है। तो हमारा अपना रास्ता है मोगलिंग से होते हुए। माउंटेन एरिया में आप स्पीड को फॉलो करें और सेफली गाड़ी चलाएं। यहाँ की काफ़ी अच्छी बात, लोगों ने पहाड़ों पे ऊपर तक घर बनाए हुए हैं। इंडिया में जहाँ पेट्रोल पंप बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल को भारत सरकार पेट्रोल देती है, बट यहाँ पे आप देखोगे जो पेट्रोल पंप है वो निजी इंडिविजुअल अपने नाम पे रजिस्टर करा सकता है, बट उनको जो पेट्रोल है वो नेपाल सरकार दे। आप इस वैली व्यू को एंजॉय करिए और यहाँ से अभी भी लगभग हम 140 किलोमीटर की दूर पे है काठमांडू से। इस व्यू को वैसे वीडियो में बता पाना काफ़ी मुश्किल है। आप देख सकते हो लेफ़्ट में नदी जा रही है, लेफ़्ट की तरफ आप देखो तो काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं। राइट साइड भी हम पेड़ों से घिरे हुए हैं और बीच में हम रास्ता हमारा कितना बढ़िया जा रहा है। शहर की भागदौड़ से दूर इन पहाड़ों पे एक अलग ही लेवल का सुकून है। आप भी एंजॉय करिए इस मोमेंट को। ये देखो आप। बहुत ध्यान से देखिए, लेफ्ट में आपको कुछ ऊपर की तरफ घर नज़र आ रहे होंगे और बीच में ये रहा एक सस्पेंशन ब्रिज। पूरे नेपाल में आपको इस तरीके के सारे ब्रिजेस मिलेंगे जो कि आपको एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट करते हैं। अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। हम डोमरे खोला पुल को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अभी भी हमारा पशुपतिनाथ मंदिर 128 किलोमीटर की दूरी पे है। लेफ़्ट की तरफ आप देखिए, गवर्नमेंट ने प्रॉपर फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पहाड़ों तक पहुंचाई हुई है। एंड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ देखी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आपको जगह जगह बीच में काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इवन इस रास्ते पे भी कई जगह पे आपको दिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। और नेपाल में काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। लोगों ने कितने ऊपर तक अपने घर बनाए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ स्टेप फार्मिंग भी होती हुई दिख रही है।
लीजिए यहाँ किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। लो, आगे से लेके पीछे तक काफ़ी जाम है। आई थिंक कोई एक्सीडेंट हुआ है जो हमने पता किया अभी। ऐसे रोडों पे काफ़ी आराम से चलाना चाहिए, वरना इस तरीके का जाम आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। गाड़ियाँ रुकी हैं, लेकिन ये देखिए लोग अप्रॉक्स 15 मिनट के आसपास बीत गए हैं। ये देखिए आप 15 मिनट में कितनी सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक लग गई। थोड़ा सा रास्ता क्लियर हुआ तो हम निकल रहे हैं, और निकलते हुए दूसरी तरफ अभी भी बिल्कुल ट्रैफिक लगा हुआ है। ओह! ये रहा वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ, और यहाँ पे पुलिस भी अवेलेबल है। हम इतने दूर से काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो हमें नहीं लगा कि इन पहाड़ों पे पुलिस भी आ सकती है, लेकिन एक्सीडेंट होने के इतने इमीडिएट इफ़ेक्ट पे पुलिस का आना काफ़ी अच्छी बात है। और लेफ्ट में आप ये देखिए, जो रोपवे अभी आपको दिख रहा था वो मनकामना मंदिर के लिए जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए रोड कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, और एक तरफ से पूरा ट्रैफिक ऑन है। इसमें भी मैंने ध्यान दिया कि जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो एक तरफ से ट्रैफिक को रोक रहे हैं, दूसरे तरफ से जाने दे रहे हैं, और दूसरे एंड का बंदा उस टाइम पे उधर रोक रहा है और इस तरफ जाना। अभी धूप की रोशनी से देखो आप कितनी बढ़िया लग रही है। और ओह, ये नया वेदर, इधर देखो आप पहाड़ों का व्यू कितना ही बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश। इधर मौसम काफ़ी सुहावना सा फील हो रहा है। कुछ देर पहले तो अभी हमने धूप देखा था, और थोड़ा आगे बढ़ते ही ऐसा मौसम। बीच बीच में कंस्ट्रक्शन होने की वजह से कहीं कहीं कच्चे रास्ते भी हमें मिलेंगे, तो आपको बड़ा सावधानी से गाड़ी चलानी है अपनी। अभी शाम के लगभग 4:45 बज गए हैं, और यहाँ से अभी काठमांडू 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स अभी बचा हुआ है हमारा। शाम होते हुए आप यहाँ का वेदर देखिए कितना बिल्कुल सुहावना हो गया है। और यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ के एक कट आता है जहाँ से हमें पृथ्वी हाईवे पकड़ना है, और यहाँ पे रुक के हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भी किया है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कहीं भी चाय पानी या किसी भी तरीके के लिए खाना पानी के लिए रुकते हैं, या आप होटल में रुकेंगे, तो आपका सारा पेमेंट फ़ोनपे के थ्रू यहाँ अवेलेबल है। इनके क्या FONE फ़ोनपे चलता है, जो कि हमारे यहाँ PHONE फ़ोनपे यूज़ होता है। आपको लेकिन उसको इंटरनेशनल के लिए ऑन करना पड़ेगा पहले। ऑन करने का कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप कहीं का भी QR जब आप स्कैन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि एक्टिवेटेड फॉर इंटरनेशनल, तो आप उसे तुरंत एक्टिवेट कर लें। लेकिन आपको इसके लिए नेट से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे टनल के भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे इन टनल का उपयोग करके कुछ डिस्टेंस हमारी काफ़ी कम हो जाए। बाकी आप लेफ्ट का ये वेदर देखो, ऐसा लग रहा है बादल बिल्कुल नीचे ही आ गए हैं। अभी शाम के लगभग 6:45 बज रहे हैं, और अभी हम पहुंचने वाले हैं। हमारा ये कोशिश है कि अगर हम शाम तक दर्शन कर लें तो काफ़ी अच्छा है। दर्शन 9 बजे तक ओपन होता है, बट हमने होटल बिल्कुल सामने लिया हुआ है रिंग रोड से पहुंचते। होटल में रुकने के बाद हमने चेंज किया और तुरंत निकले, लेकिन 8:30 बजे तक उस दिन बंद हो गया। अब दर्शन सुबह 5 बजे वापस से स्टार्ट होंगे। मिलते हैं मॉर्निंग में। हम जल्दी से रेडी होके मॉर्निंग में आ गए, और बाहर में ही आपको शू काउंटर वगैरह मिलेंगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से एंट्री करने के बाद आप यहाँ तक मोबाइल यूज़ कर सकते हो। इस मंदिर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की कुछ बहुत ही विशेष मान्यताएं हैं। जैसे कि एक बार शिव जी हिरण का रूप धर के यहाँ आए हुए थे, तो उनका सींग जो है टूट के यहीं स्वयंभू के रूप में प्रकट हुआ, जिसको एक गाय हमेशा अपना दूध गिराती थी उनके ऊपर। एक और मान्यता है कि जब पांडवों द्वारा उनके भाई बंधुओं का वध किया गया, तो वो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। तो उन्हें खोजते खोजते वो पहुँचे पहले केदारनाथ में, जहाँ भगवान शंकर नंदी रूप धर के वहीं समा गए, तो उनका सिर्फ पीठ वहाँ रह गया। और बैल का रूप धरने के बाद जो उनका सिर जो है पशुपतिनाथ नेपाल में प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग अत्यंत ही अद्भुत। यह एक पंचमुखी शिवलिंग है, जिसमें आप चारों तरफ से आपको मुख दिखाई देंगे, और पांचवा मुख जो है वो ईशान कोण में, यानी कि ऊपर की ओर देखते हुए माना जाता है।
शिव जी की इस मंदिर में एक प्यारा सा दृश्य ये भी है। कबूतरों का काफ़ी बड़ा झुंड यहाँ पे देखने को मिला, साथ में हनुमान जी के दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। यहाँ का जो माहौल है काफ़ी शांत, क्योंकि कबूतरों को वैसे भी हम शांति का प्रतीक मानते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इन कबूतरों के बीच में कुछ सफ़ेद कबूतर भी आपको नज़र आएंगे। ये है हमारा एग्ज़िट गेट, जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू है। आप ध्यान से देखिए। अभी हम मंदिर की तरफ देखेंगे। इस तरफ पे हमारा ये रहा मंदिर, आप बहुत ध्यान से देखिए। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो उनके अंदर भी काफ़ी छोटे छोटे, कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, उनका भी आप दर्शन ज़रूर करें। अब यहाँ से निकल के हम गुहेश्वरी देवी जाएंगे, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। हमारा पशुपतिनाथ मंदिर जो है बागमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इस जगह से काफ़ी दूर नहीं है गुहेश्वरी देवी का मंदिर, तो हम मेन रोड से आकर के आप सीधा पैदल ही चले जाएंगे, बहुत दूरी पे नहीं है। जिस तरफ अभी आप कैमरा देख रहे हैं ये है एंट्री गेट, जो कि पशुपतिनाथ को जाता है, और हम यहाँ से अब दाएं तरफ चलेंगे। रास्ते में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ से मंदिर लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे है। आपको कैनाल साइड ही आपको वॉक करते हुए आप पहुँच जाएंगे। आप ये देखिए, आप इस पे वॉक करते हुए बहुत जल्दी ही मंदिर पहुँच जाएंगे। फाइनली अब हम मंदिर के पास। इस मंदिर से आप बाकी व्यू भी देखिए। लेफ़्ट साइड में एक कैनाल है, यहाँ से लेफ़्ट की तरफ आप देखोगे तो वो मेन रोड है। इस मंदिर की खास बात, इसके अंदर सिर्फ हिंदू ही अलाउड हैं जाने के लिए। अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकले हैं आगे। 8 बजे तक हमने गुहेश्वरी देवी का भी दर्शन कर लिया था, और यहाँ के बाद अब हम जा रहे हैं अगले अपने होटल में। होटल से चेकआउट करेंगे और वहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया। यहाँ आपको पहले ही टोकन ले करके इनको देना पड़ता है। जितने रुपए का आप बताओगे उतने का आपको टोकन लेने के बाद पेट्रोल मिल जाएगा। एंट्री करते ही ये प्यारा सा प्रेयर व्हील, और अंदर में भगवान बुद्ध के साथ 2 प्रतिमाएं और हैं, जिसका हाइट लगभग 67 फीट है बीच वाले का, और साइड के दोनों 64 फीट है। ये काफ़ी ऊंची प्रतिमाएं हैं, और इनका दिव्य दर्शन आपको देखे काफ़ी ही मनमोहक और अच्छा लगेगा। इन व्हील्स के अंदर कई बार ये मंत्र लिखे हुए हैं। शुद्ध मन से अगर प्रेयर व्हील को एक बार घुमाया जाए तो उस मंत्र को कई बार जाप करने का पुण्यदायक फल आपको प्राप्त होता है। और इन व्हील्स को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, क्योंकि ये करुणा, ज्ञान और सकारात्मक एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के बाद अब हम आगे पोखरा निकलेंगे, और 10:30 बजे तक लगभग हम यहाँ से फ्री हो गए थे। और आगे के पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।